इमेजिन कीजिए लगातार 72 घंटे तक बिना सोए काम करना, थक कर अपने ऑफिस डेस्क के नीचे ही सो जाना। ओ बाप रे, 72 घंटे। हाँ, और जब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इकट्ठी हो जाए ना, तो अपने बच्चों को उस मल्टी बिलियन डॉलर फॉर्चून का 1% से भी कम हिस्सा देना। सिर्फ 1%? ये तो किसी आम इंसान के लिए बिल्कुल किसी पागलपन जैसा साउंड करता है। एग्जैक्टली आम इंसान को ये पागलपन लगेगा, पर एक शख्स के लिए ये उस सफलता का ब्लूप्रिंट है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम इस डीप डाइव में बिल गेट्स के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। और इस चर्चा का आधार देखिए एक बेहद अनोखी इंटरव्यू है। एक लगभग 20-22 साल के युवा पॉडकास्टर राज शामानी ने सीधे उस व्यक्ति से सवाल किए जिसने मॉडर्न टेक दुनिया की पूरी नींव रखी है। हाँ, और शुरुआत में ना उस युवा पॉडकास्टर की घबराहट बिल्कुल साफ दिख रही थी, जो कि बहुत स्वाभाविक भी है ना। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी पीढ़ी का नुमाइंदा जो टेक जायंट्स की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है, वो अचानक सीधे उस शख्स के सामने बैठा था जिसने वो कहानियां असल में रची हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बातचीत से जो निकल कर आया वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था। हाँ, उसमें बहुत कुछ और था। राइट। ये इस बारे में था कि एक हाइपर एनालिटिकल दिमाग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स समस्याओं को कैसे देखता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जरूर। क्योंकि यहाँ सिर्फ कोड और कंप्यूटर्स की बात नहीं हो रही है। क्या बात है? यहाँ साइकोलॉजी, एक अलग लेवल के जुनून और लाइफ लेसन्स पर बात हो रही है। सबसे दिलचस्प सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिल गेट्स बने कैसे? उनके शुरुआती दिनों का माइंडसेट सच में अलग था। उस इंटरव्यू में गेट्स ने एक बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज किया, मैनिएक, यानी एकदम जुनूनी। हाँ, उनका मानना है कि 20 से 30 साल की उम्र के दौरान जब किसी इंसान पर परिवार या बच्चों जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती है ना, राइट, जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस वक्त किसी बड़ी रेस में आगे निकलने के लिए एक मैनिएक बन जाना, एकदम सब कुछ भुलाकर उसमें लग जाना ही सबसे कारगर रास्ता है। लेकिन यहाँ एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट भी है। ये जुनून उनका किसी लालच या सिर्फ पैसे कमाने की ड्राइव से पैदा नहीं हुआ था, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने 20 से 32 साल की उम्र तक अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पर लॉक कर दिया था। वो जो आपने 72 घंटे लगातार काम करने वाली बात शुरू में बताई ना। हाँ, डेस्क के नीचे सोने वाली। हाँ, वो किसी प्रेशर में नहीं बल्कि उस एड्रेनलिन और फ्लो स्टेट का नतीजा थी। उनके कॉम्पिटिटर्स उन्हें वर्कहॉलिक कहते थे, और उन्होंने ये बात मानी भी। बिना किसी हिचकिचाहट के गेट्स ने माना कि हाँ, मैं हूँ। उन्हें लगता था कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी नई दुनिया बनाने वाला है जिसका असर हर एक इंसान पर होगा, और वो उस वेव को मिस नहीं करना चाहते थे। सही पकड़ा आपने। उनका मेन फोकस ये था कि क्या वो इस एक सिस्टम को दुनिया में किसी भी और इंसान से बेहतर समझ सकते हैं। तो इसको हम एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि 20-22 की उम्र का जो फेस है वो एक स्प्रिंट की तरह है, एक ऐसी तेज दौड़ जहां आपके पास मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं होता। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और जिंदगी का बाकी हिस्सा एक मैराथन है जहां आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ता है। गेट्स ने उस इंटरव्यू में खुद बताया कि आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बहुत ज्यादा पढ़ना और हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना है। हाँ, वो अपने खुद के साथ बहुत ब्रूटल रहते हैं। ब्रूटल मतलब किस तरह से? मतलब वो खुद को स्ट्रिक्टली असेस करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में किसी विषय की गहराई को समझते हैं या उनकी नॉलेज सिर्फ सरफेस लेवल पर है। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ एक चीज पे मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज के दौर में जहां हम मेंटल हेल्थ, बर्नआउट और वर्क लाइफ बैलेंस पर इतना जोर देते हैं, वहां ये 72 घंटे काम करने वाला मैनिएक माइंडसेट कितना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। हाँ, है ना? क्या ये सिर्फ एक सर्वाइवर बायस नहीं है? मतलब जो एक इंसान इस एक्सट्रीम रूटीन के बाद सफल हो गया, तो अब हम उसकी उस डेंजरस आदत को एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मान रहे हैं, जबकि रियलिटी है कि हजारों लोग इस चक्कर में फिजिकली और मेंटली टूट जाते हैं। ये तो एक बहुत सॉलिड क्रिटिक है। और पता है, इसमें गेट्स खुद भी अग्री करते हैं कि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा, उन्होंने खुद ये माना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी स्पेसिफिक डोमेन में एब्सोल्यूट टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। दुनिया के टॉप 0.001% में आने के लिए जो एफर्ट चाहिए ना, वो नॉर्मल या बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। राइट, वो एक्सट्रीम ही होगा। लेकिन जैसा कि लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होने की बात आपने अभी निकाली, एक बार जब वो शिखर पर पहुंच गए तो उनका नजरिया ड्रास्टिकली बदल गया। पैसे और दौलत को लेकर उनकी फिलॉसफी इसका सबसे बड़ा सबूत है।
जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, अपने बच्चों को अपनी कुल दौलत का 1% से भी कम हिस्सा देना। ये बहुत शॉकिंग है। आमतौर पर तो दुनिया भर में पूंजी इसलिए जोड़ी जाती है ना, ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐश कर सके। हाँ, हमारी सोसाइटी में तो यही चलता है। पर टेक बिलियनियर्स के अंदर ये एक अलग ही ट्रेंड दिखता है आजकल। वो अपनी बेस कैपिटल दान करने में सबसे आगे रहते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले। ऐसा लगता है कि उन्हें इनहेरिटेड वेल्थ यानी विरासत में मिली दौलत से थोड़ा डर लगता है। उस डर का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। टेक इंडस्ट्री में जिन्होंने जीरो से शुरू करके एम्पायर बनाए हैं ना, वो जानते हैं कि स्ट्रगल और कंस्ट्रेंट्स यानी जो मजबूरियां होती हैं वही इंसान को कुछ नया इनोवेट करने पर मजबूर करती हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन वाली बात। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अरबों डॉलर सीधे अपनी अगली पीढ़ी के हाथ में रख दिए तो वो उस एम्बिशन और ड्राइव को ही मार देंगे जो किसी इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। इसको एक तरह का टूरिस्ट ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पहचान खुद बनाएं। सही कहा। और यही वजह है कि गेट्स का ध्यान अपनी वेल्थ को और ज्यादा एक्यूमुलेट करने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े मसलों को सुलझाने पर चला गया। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मिशन ने उन्हें दुनिया के एक बेहद खास हिस्से की तरफ मोड़ दिया। आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक स्टूडेंट के रूप में उन्हें नए आविष्कार देखने का बहुत शौक है, और आजकल उन्हें आविष्कार सबसे ज्यादा इंडिया में होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में उनका भारत के साथ रिश्ता थोड़ा अलग था। अलग कैसे? तब वो बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों से हमारे सबसे स्मार्ट लोगों को हायर करके यूएस ले जाते थे। उस दौर को याद करते हुए गेट्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि एक समय था जब यूएस और इंडिया दोनों उनसे नाराज थे। वेट, दोनों देश नाराज थे? यूएस क्यों नाराज था? देखिए, इंडिया इसलिए नाराज था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके देश के सबसे मेहनती और होशियार दिमाग बाहर जा रहे हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सही बात है। और यूएस इसलिए नाराज था क्योंकि वहां के लोगों को लगता था कि उनकी जॉब्स बाहर के लोग आकर ले रहे हैं। ओह, अब समझा। लेकिन पिछले कुछ दशकों में नैरेटिव पूरी तरह से फ्लिप हो गया है। बिल्कुल। आज भारत टैलेंट एक्सपोर्ट करने वाले देश से बहुत आगे बढ़कर एक ग्लोबल टैलेंट कैपिटल बन चुका है। सत्या नदेला और सुंदर पिचाई जैसे नामों का जिक्र करते हुए गेट्स ने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया, मैजिक कॉम्बिनेशन। मैजिक कॉम्बिनेशन? ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? और आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स ने एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण बनाया है जहां हार्डकोर इंजीनियरिंग और टॉप टियर मैनेजमेंट एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि उसे मैनेज करना भी है। ये मैजिक कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट सच में दिलचस्प है, पर मेरा यहाँ एक और सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या ये सिर्फ एक नंबर्स गेम नहीं है? मतलब दुनिया की 20% आबादी जब भारत में है तो नेचुरली टैलेंट पूल बड़ा हो गई, या फिर बात इससे कुछ आगे की है? अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें ना, तो सिर्फ आबादी का खेल नहीं है ये। भारत का जो फ्रूगल इनोवेशन का जज्बा है। फ्रूगल इनोवेशन यानी कम खर्च में बेहतर समाधान निकालना। एग्जैक्टली। लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रभावी नतीजे देना, वो इस कॉम्बिनेशन को सच में मैजिक बनाता है। और इस पॉइंट को समझने के लिए हमें उनके फाउंडेशन के नए फोकस एरियाज को देखना होगा। अब उनका फोकस सिर्फ आईटी सर्विसेज पर नहीं रहा। तो अब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो? गेट्स फाउंडेशन अब भारत में एग्रीकल्चर जैसे बेहतर बीज बनाने में, बीमारियों की डायग्नोस्टिक्स में और एआई फॉर हेल्थ पर भारी फोकस कर रहा है। यानी इंडिया अब सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, इंडिया अब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई। हाँ, जैसे आधार और डिजिटल मनी, यूपीआई वगैरह। बिल्कुल। इन्होंने मास स्केल पर आइडेंटिटी और डिजिटल पेमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है। यहाँ थोड़ा रुक करना, डीपीआई के इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। यस। क्योंकि पश्चिमी देशों में इनोवेशन अक्सर प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जैसे एप्पल पे या गूगल वॉलेट। हाँ, जहां उनका इकोसिस्टम बिल्कुल क्लोज्ड होता है। सही कहा। पर भारत ने क्या किया? उन्होंने एक ओपन पब्लिक हाईवे बना दिया, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी चला सकती है। सही एनालॉजी है। पहले उन्होंने इंसान की पहचान यानी आधार को डिजिटल किया, फिर उसके बैंक अकाउंट को उससे जोड़ा, और फिर मोबाइल के जरिए एक ऐसा पेमेंट नेटवर्क बनाया, यूपीआई, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगभग 0 है। दुनिया में आबादी के स्केल पर इतने कम खर्च में
फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल सही मैकेनिज्म समझाया आपने। और क्योंकि भारत ने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके दिखाई दिया है, अब गेट्स फाउंडेशन इसी भारतीय मॉडल को अफ्रीका के देशों में लागू करने के लिए फंड और फैसिलिटेट कर रहा है। क्या बात है। ये एक साउथ साउथ कोऑपरेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां एक विकासशील देश दूसरे की मदद कर रहा है बिना किसी वेस्टर्न कंट्री पर निर्भर हुए। ये सच में एक कमाल का ट्रांजिशन है। एक दौर था जब टेक्नोलॉजी हमेशा पश्चिम से आती थी और आज भारत ग्लोबल साउथ को रास्ता दिखा रहा है। और पता है, भारत के इंटेलेक्ट पर गेट्स की इस डीपली रूटेड रिस्पेक्ट का एक और मोमेंट उस चर्चा में देखा गया। आप उस डिनर गेस्ट वाले सवाल की बात करें? हाँ, जब पॉडकास्टर ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें किसी 3 भारतीयों को डिनर पर बुलाना हो, चाहे वो जिंदा हो या गुजर चुके हों, तो वो किसे चुनेंगे? उनके जवाब बहुत सोचे समझे थे। उन्होंने रतन टाटा का नाम लिया उनकी फिलैंथ्रोपी के लिए। फिर साइंटिस्ट राजभान का नाम लिया, जिन्होंने भारत में बायोटेक डिपार्टमेंट बनाने में बड़ा रोल निभाया था। पर तीसरा नाम वो सबसे अनोखा था। हाँ, महान गणितज्ञ रामानुजन। एग्जैक्टली। गेट्स ने रामानुजन के उस मिस्टीरियस जीनियस क्षमता का जिक्र किया जो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ऐसे मैथमेटिकल प्रूफ्स लिखते थे जो आज तक बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स को हैरान करते हैं। ये दिखाता है कि गेट्स का दिमाग सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। वो रॉ इंटेलेक्ट और ह्यूमन लॉजिक से सच में फैसिनेट होते हैं, और यही फैसिनेशन उन्हें आज की सबसे बड़ी तकनीक की तरफ खींच रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जिसके बारे में हर जगह चर्चा है। बिल्कुल। गेट्स, जिन्होंने खुद पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन को अपने समय में लीड किया था, वो एआई को उस दौर का डायरेक्ट पैरेलल मानते हैं। यानी जैसे उनके जवानी के दिनों में पीसी और सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन लाया था। हाँ, उनके हिसाब से आज एआई बिल्कुल वैसा ही है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। पीसी रेवोल्यूशन और एआई के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये एक ब्रिलियंट फ्रेमवर्क है चीजों को समझने के लिए। क्योंकि देखिए, पीसी रेवोल्यूशन ने हमें एक स्मार्ट टाइपराइटर और स्प्रेडशीट दी थी, पर एआई हमें क्या दे रहा है? एक स्मार्ट असिस्टेंट दे रहा है, एक कॉग्निटिव इंजन जो आपके लिए सोच सकता है। सही बात। लेकिन गेट्स ने उस इंटरव्यू में एक रियलिटी चेक भी दिया था, है ना? उन्होंने क्लियर किया कि आज एआई मार्केट में 0 से शुरू करके टॉप पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री अब बहुत हाई हो चुके हैं। आज कोई 3 लोग किसी गराज में बैठकर एक नया कोर एआई मॉडल नहीं बना सकते जो ओपन एआई या गूगल को डायरेक्टली हरा दे। बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि चाइना के स्टेट बैक्ड एआई मॉडल्स इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और कंप्यूट पावर भी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एनवीडिया जैसी कंपनी है, जिसने हार्डवेयर सप्लाई करके पिछले कुछ ही सालों में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जितनी वैल्यू हासिल कर ली है। सही कहा। लेकिन गेट्स का मानना है कि नए स्टार्टअप्स, भले ही 10,000 में से 2 या 3 ही हों, वो अभी भी एआई का इस्तेमाल करके अनबिलीवेबल सक्सेस पा सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए जरूर जगह है। और उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी दी इस बारे में। क्या सलाह? कि हर किसी को मैथ पढ़कर एआई कोर मॉडल बनाने वाला बनने की जरूरत नहीं है। आपकी फील्ड चाहे जो भी हो, चाहे वो डिजाइन हो, अकाउंटिंग हो या मेडिसिन, आप एआई को एज अ यूजर अपनाएं। एआई और अपनी इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज बनाएं। ये बहुत प्रैग्मेटिक एडवाइस है। और जब उन्होंने एआई के एप्लीकेशंस गिनाए तो उनका एक स्पेसिफिक फोकस एरिया बहुत इंटरेस्टिंग था, मेंटल हेल्थ केयर। हाँ, इस पर उन्होंने काफी बात की। उनका मानना है कि जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनके लिए एआई कंपेनियंस एक जबरदस्त सहारा बन सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक प्योरली मैथमेटिकल और जीरो सम है। दुनिया की आबादी देखिए और मेंटल हेल्थ इश्यूज देखिए, कभी भी जरूरत के हिसाब से इतने ह्यूमन थेरेपिस्ट नहीं हो सकते जो हर जरूरतमंद को टाइम दे सके। ये एक ऐसी डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ एआई ही स्केल कर सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक है इस सोच पर। क्या पुशबैक? देखिए, थेरेपी सिर्फ ज्ञान या लॉजिक देने के बारे में थोड़ी होती है। थेरेपी का सबसे बड़ा हिस्सा एम्पैथी यानी संवेदना होती है। एक इंसान का दूसरे इंसान को जेन्युइनली सुनना। हाँ, वो इंसानी कनेक्शन। एग्जैक्टली। एक मशीन लैंग्वेज को कितना भी मिमिक कर ले, उसमें वो एम्पैथी नहीं आ सकती। तो क्या एक एआई कंपेनियन सच में उस इंसानी संवेदना की जगह ले सकता है जो मेंटल हेल्थ में सबसे जरूरी है? का साइंटिफिक सॉल्यूशन ही ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ उनका अप्रोच परफेक्शन पर नहीं बल्कि प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिक अप्रोच। हाँ, वो एआई को परफेक्ट ह्यूमन थेरेपिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं मान रहे हैं। वो एआई को उस सिचुएशन का रिप्लेसमेंट मान रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है। ओह, समझा।
यानी नथिंग वर्सेस एआई। एग्जैक्टली एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास थेरेपी अफोर्ड करने के पैसे नहीं है या वो ऐसी जगह रहता है जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ एक 24/7 अवेलेबल एआई कंपेनियन एक लाइफ सेवर हो सकता है। ये परफेक्शन और एक्सेसिबिलिटी के बीच का ट्रेड ऑफ है। ये पॉइंट काफी फेयर है और यही वो पॉइंट है जहां हमें दिखता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भी कई बार अपनी लाचारी महसूस होती है जब बात फिजिकल वर्ल्ड की आती है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकती। उन्होंने अपनी गलतियों को भी फ्रैंकली डिस्कस किया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के दिनों में उन्होंने माना कि एंड्रॉयड यानी फोन ओएस के मामले में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ, वो टेक की गलती थी। पर जब बात उनके फाउंडेशन की आती है तो चिंताएं ह्यूमन बायोलॉजी की होती हैं, जैसे HIV वैक्सीन और सस्ते टॉयलेट्स पर उम्मीद से बहुत ज्यादा समय लग रहा है उनको। और इसमें सबसे डरावना मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन का था। ये सिर्फ खाना ना मिलने की बात नहीं है, इसके पीछे की साइंस सच में दिमाग खराब कर देती है। हाँ, उन्होंने इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। कुपोषण का मतलब सिर्फ दुबलापन नहीं होता। तो और क्या होता है? ह्यूमन बायोलॉजी में न्यूरोप्लास्टिसिटी और डेवलपमेंट की एक स्पेसिफिक विंडो होती है, खासकर जिंदगी के पहले 1000 दिन। पहले 1000 दिन, हाँ। अगर उस क्रिटिकल फेज में बच्चे के दिमाग को कुपोषण के कारण सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो न्यूरल पाथवेज ठीक से विकसित ही नहीं होते। और दर्दनाक बात यह है कि बाद में चाहे आप उस बच्चे को कितनी भी अच्छी डाइट दे दें, वो रुकी हुई ब्रेन ग्रोथ ठीक नहीं होती। वेट, यानी वो डैमेज परमानेंट होता है? बिल्कुल परमानेंट। ये एक ऐसी बड़ी हेल्थ चैलेंज है जिसे पूरी तरह से समझना और सॉल्व करना अभी तक बाकी है। ये सच में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और इसके ऊपर से एक और निराशा वाली बात यह है कि अमीर देश, जिसमें उनका अपना देश अमेरिका भी शामिल है, वो गरीब देशों के लिए अपनी आर्थिक मदद यानी फॉरेन एड बजट्स लगातार कम कर रहे हैं। हाँ, इस बात से गेट्स काफी निराश थे। लेकिन इसी लाचारी के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है उन्हें। कौन सी उम्मीद? पोलियो को लेकर उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में दुनिया से पोलियो पूरी तरह से खत्म यानी इरेडिकेट हो जाएगा। 5 साल में? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल। उन्होंने याद दिलाया कि 1980 में जब स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ था, उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री में पोलियो दूसरी ऐसी बीमारी होगी जिसे हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। उसके बाद मलेरिया और मीजल्स यानी खसरा का नंबर आएगा। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट था उस इंटरव्यू में कि वो चाहते हैं पोलियो शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनजाना शब्द बन जाए। जैसे चार्ल्स डिकिंस की पुरानी किताबों में कंजम्पशन शब्द टीबी के लिए यूज होता था और आज वो गायब हो चुका है। सही बात है। एक पब्लिक हेल्थ स्केल पर इस तरह के सिस्टम डिजाइन करना एक इंडिविजुअल के जुनून से बहुत अलग होता है। वहाँ साइंस और स्केलेबल टूल्स ही काम आते हैं। और इसी स्केलेबल टूल्स की बात पर एक और टॉपिक उठा, ओबेसिटी यानी मोटापा। और यहाँ गेट्स का एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिला मुझे। अच्छा, कैसा विरोधाभास? देखिए, उन्होंने मोटापे पर बात करते हुए क्लियर कहा कि बिहेवियर चेंज जैसे योगा करना या डाइट बदलना आम लोगों के लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। इसलिए टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते वो GLP-1 जैसी वेट लॉस दवाइयों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, और उन्हें लगता है आगे चलकर ये दवाइयाँ सस्ती भी हो जाएंगी। पर देखिए, पैराडॉक्स कितना बड़ा है। एक तरफ गेट्स कहते हैं कि डाइट कंट्रोल करना आम इंसान के बस का नहीं है, इसलिए हमें GLP-1 जैसी फिजिकल फिक्स देने वाली दवाइयाँ चाहिए। राइट। पर दूसरी तरफ उन्होंने खुद अपने 20वें दशक में 72 घंटे बिना सोए काम किया, जो कि दुनिया का सबसे एक्सट्रीम बिहेवियर कंट्रोल है। तो क्या उन्हें अब इंसानी विल पावर विश्वास कम हो गया है या वो सिर्फ मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। बिल्कुल। पर देखिए, एक इंडिविजुअल का जुनून और पॉपुलेशन स्केल की रियलिटी दोनों बहुत अलग हैं। जब आप पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं ना, तो वहाँ आप लोगों को मोटिवेट करके नतीजे नहीं निकाल सकते। वहाँ स्टैटिस्टिक्स काम करते हैं। मतलब एज अ सिस्टम उनको लगता है टूल्स ज्यादा रिलायबल हैं। हाँ, वो दुनिया को ग्रैंड स्कीम्स के चश्मे से नहीं, डेटा और साइंस के हिसाब से देखते हैं। वैसे एक डर उनका खुद का व्यक्तिगत भी है जो उन्होंने शेयर किया। हाँ, जब पॉडकास्टर ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, तो मुझे लगा बोलेंगे आग या ऊंचाई या बायोटेररिज्म। पर उन्होंने क्या कहा? उनका सबसे बड़ा डर है कि जैसे जैसे वो 70 साल के हो रहे हैं, उनका दिमाग कम क्षमता वाला हो जाएगा। अपना ही दिमाग उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका रॉ IQ शायद थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि विजडम यानी अनुभव ने उसकी काफी हद तक भरपाई कर दी है। पर एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट के लिए अपनी कॉग्निटिव स्पीड खोना डरावना तो होता ही है।
तो आखिर इन सब का मतलब क्या है, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें? तो हम देखते हैं कि गेट्स एक तरफ आने वाले 5 साल में पोलियो खत्म करने जैसी डीपली पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ वो एआई के दौर में इंसानियत के फ्यूचर को लेकर सतर्क भी हैं। सही कहा, वो टेक के सोल्यूशनिस्ट जरूर हैं पर ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट नहीं। और यही आज की इस चर्चा से एक नया विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट निकल कर आता है हमारे सुनने वालों के लिए। क्या विचार? जरा सोचिए, अगर आने वाले समय में एआई हमारा मेंटल कंपेनियन बन सकता है, हमारे मेंटल थकान को बाईपास कर सकता है, हाँ, और GLP-1 जैसी दवाइयां बिना किसी विल पावर के हमारी फिजिकल फिटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर बचा क्या? वही ना। तो आखिर इंसानी कोशिश यानी ह्यूमन एफर्ट का भविष्य क्या रह जाएगा? जब तकनीक हमारी हर फिजिकल और मेंटल उलझन का इलाज बन जाएगी, तब वो कौन सी चीज होगी जो किसी नए युवा को आगे बढ़ने के लिए मैनियाक बनाएगी? सच में ये बहुत डीपली सोचने वाली बात है। हमारा असली ड्राइव कहाँ से आएगा फिर? एग्जैक्टली। इस विचार पर गौर कीजिए। हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं और अगले गहरे विश्लेषण में नए स्रोत और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।